नमस्कार, जब बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एकदम एक्टिव मोड में है। चुनावी मोड में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी अब आ गई है। लगातार बैठक पर बैठक किया जा रहा है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में 3 दिन का मंथन करने के बाद अब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं और खासकर भाजपा पर कई बड़ा आरोप भी लगा दिया है। जहां खुलकर तो उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा, लेकिन अपना दर्द जरूर बयां कर दिया है। काराकाट लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसका दर्द उपेंद्र कुशवाहा अभी तक नहीं भूल पाए हैं और विधानसभा चुनाव के पहले अब सभी गलतियों को, सभी षड्यंत्र को अब खत्म करना चाहते हैं। गलतियां जहां हुई उसे अब ठीक करना चाहते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर बड़ी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, कुछ लोगों ने साजिश की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा की ओर इशारा था। भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक की बात नहीं मानते हैं। ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का है। आप देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी रणनीति पर भी बात की। आने वाले समय में कैसे वो रैली करने जा रहे हैं, महा रैली शाहबाद में, इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी रैली है, इसकी जानकारी भी दी है। इसके साथ साथ तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आपको जानकारी पहले से भी है कि 3 दिनों तक मंथन हमने बिहार भर के महत्वपूर्ण साथियों के साथ वाल्मीकि नगर में किया है और उसमें मुख्य रूप से 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है और चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहां से पारित किया है। और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है, उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहां मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से है ही, एक बड़ा मुद्दा भी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50, जिस विषय के कारण, उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही है और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया और उस इमरजेंसी के दौरान, वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आजाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है।
नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस हिसाब से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पर अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो, तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो। अब इस कारण से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के कई राज्य हैं जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब है, 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है, उस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं, तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है, सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने वहां चर्चा की और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी, हर तरह से हम संघर्ष करेंगे। और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक, 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी चर्चा नहीं हुई। साउथ के लोग जिनका थोड़ा लाभ हो जा रहा है डिलिमिटेशन नहीं होने के कारण, तो वहां के लोग काफी सजग हैं। और पिछली बार जो सत्र चला लोकसभा का, लगभग हर दिन लोकसभा में वहां के लोग फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में और लोकसभा से बाहर भी उन राज्यों के
कुछ नेताओं का लगातार बयान आ रहा है, लेकिन हम लोगों के इलाके में बिहार सहित कुछ राज्य जो प्रभावित हैं, ज्यादातर राज्य प्रभावित हैं, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई। तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे, लोगों से ताकत मांगेंगे। बिहार में कई जिलों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ी रैली, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी रैली करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें होगी और रैली की तैयारी के सिलसिले में जो हमारे साथी जाएंगे गांव गांव में, वहां भी जनता को अवेयर करेंगे इस विषय से। रैली में लोगों को इकट्ठा करके वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बिहार का भारी नुकसान है। यह आप सब लोगों से भी आग्रह है और हमारी पार्टी का कार्यक्रम तो तय है, जिसके हिसाब से हम शुरुआत में 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह हमारा कैंपेन का नाम है। और 25 मई से हम शाहबाद से शुरू करेंगे, वहां संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली करेंगे शाहबाद के विक्रमगंज, रोहतास जिला के विक्रमगंज में, जहां चारों जिला के शाहबाद के लोग होंगे। और फिर दूसरा हम करेंगे मुजफ्फरपुर में 8 जून को, मुजफ्फरपुर में 8 जून को कार्यक्रम हम करेंगे। एक आप कह सकते हैं कि शाहबाद से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद से शुरुआत करने के पीछे भी हमारा ध्येय है कि क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। पिछले विधानसभा में या अभी लोकसभा जो बीता, उस चुनाव में भी यही शाहबाद का इलाका है जहां विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल गई थी। और हम यूं कहें कि विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल क्या गई थी, कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। वरना अंतिम चरण में जहां जहां मतदान हुआ वहां विपक्ष के लोग कहीं से इस मजबूती में नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, जैसा कि लोगों ने किया और विपक्ष को मौका दे दिया। वरना विपक्ष कहीं से उस स्थिति में था ही नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर लोग कुछ उस तरह की बात करके मौका न दे दें, इसलिए हमारी कोशिश है कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो हम शाहबाद को हमने पहले इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके पीछे भी यही मकसद है कि उन इलाकों में, शाहबाद में और मगध के इलाके में, हम इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष की झोली में नहीं जाने दें चीजों को, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम उसको चुनने का काम किया है। तो मुख्य रूप से यही बात थी। तो आप सवाल कीजिए, अब बारी बारी से सवाल कीजिए, तभी हम जवाब दें। परिसीमन से एक सवाल है
हैं कि परिसीमन बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे चिंतन हुआ, दक्षिण के कुछ राज्य होने नहीं देना चाहते। अब सवाल है कि बिहार का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 3% है, साउथ में 1.5 1.7 ऐसे वो मेंटेन रखते हैं, और ज्यादा जो आधारभूत संरचना से लेकर सुविधा साधन है, उनका कहना है कि यहाँ के लोग जनसंख्या के आधार पर ले रहे हैं, हमारा कौन गुनाह है। तो आप जो चिंतन किए उसमें जो बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का 3% है, तो इसको लेके कुछ चिंतन मनन हुआ जो मूल कारण है। आप यही चीज है जो लोगों को बताना है। हम आप जब इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से, और हम जो साउथ के लोग जो तर्क दे रहे हैं, हम बिना समझे बुझे उनके तर्कों के साथ सहमत हो जाते हैं। यहीं से गलती की शुरुआत होती है। 1971 आजादी के पहले तक हमारी आबादी लगभग नहीं के बराबर बढ़ी, बाद में भी थोड़े दिनों तक नहीं के बराबर बढ़ी। हाँ, ठीक है कि आजादी के 10 साल के बाद या आजादी के तुरंत बाद भी कह सकते हैं, तब हमारी आबादी बढ़ी। दक्षिण के लोगों की आबादी 150 साल में 1881 ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत उस समय हुई। तब से लेकर आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में उनकी आबादी लगभग 100% बढ़ी। हमारी आबादी उस समय नहीं बढ़ी। नहीं क्यों बढ़ी, या बहुत ही कम, निग्लिजिबल। इसका कारण था कि अंग्रेजों के शोषण के शिकार हम हुए। अंग्रेजों का बैटलफील्ड और शोषण के लिए यही इलाका जो हिंदी बेल्ट है, मुख्य रूप से बिहार सहित बाकी अगल बगल के राज्य हैं, यही अंग्रेजों का शोषण शुरू हुआ। अंग्रेजों के शासन का जो आतंक था यही हुआ। स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग ही आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय हुए, यहाँ के लोगों ने ही सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। इस कारण से हमारी आबादी जिन दिनों नहीं बढ़ी, तो उसका 1971 में जो फ्रीज किया गया, उस समय तक या उसके थोड़ा पहले तक दक्षिण के राज्यों की आबादी बिल्कुल पीक पर थी, तो उसका लाभ उन लोगों को मिल गया। जब हमारी आबादी उसके बाद बढ़ने लगी, तो अब दक्षिण के लोग कहते हैं कि इनकी आबादी अब बढ़ रही है, हमने कंट्रोल किया। देखिए, आबादी बढ़ने का एक तो उसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, उसका ट्रेंड होता है। कहीं की आबादी एक सीमा तक बढ़ती है, पिक पर जाती है, फिर घटना शुरू होती है। उसके हिसाब से उन लोगों की आबादी जब बढ़ी, तब उन लोगों ने 51 के बाद 61 में क्यों नहीं उन लोगों ने कहा, 71 तक क्यों नहीं उन लोगों ने कहा। इसलिए नहीं कहा कि उनकी आबादी उस समय तक पिक पर थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। तो यह तो उसी तरह की बात हुई कि पंगत लगे, भोजन की शुरुआत हो और कोई आदमी भरपेट पहले खा ले, और जब खुद खा ले तो कहे कि अब पंगत नहीं लगेगा। भैया, उन दिनों हमको लाभ नहीं मिला, हमको नुकसान हुआ, क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। तो इस कारण से उनका जो तर्क है, जो आप कह रहे हैं, वह सही नहीं है। दूसरी चीज, यह जो कहा जा रहा है कि बर्थ कंट्रोल कोई सरकार की योजना के चलते बहुत हो जा रहा है, सरकार की योजना के चलते बहुत बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ है। भले सरकार की योजना चलती है, लेकिन बर्थ कंट्रोल कोई व्यक्ति यह समझकर बच्चा को थोड़े जन्म देता है कि जन्म देंगे तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। कहीं भी बर्थ कंट्रोल से नहीं। हाँ, लोगों में महिलाओं की शिक्षा, बिहार में ही जब से महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, तब से यहाँ भी रिपोर्ट है कि इंटर पास महिला मां बनती हैं तो उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज्यादा है, उनके यहाँ जो प्रजनन का दर है वह कम है। जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ प्रजनन का दर ज्यादा है, तो वहां के राज्यों को शिक्षा का मौका ज्यादा मिला, हम लोगों के यहाँ के लोगों को कम मिला। तो इन कारणों से अब हमारे यहाँ के लोग, शिक्षा में भी महिलाएं आगे जा रही, अब जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, इससे असर पड़ेगा, तब हमारे यहाँ बर्थ कंट्रोल होगा, जो होना शुरू भी हो गया है। इसलिए अभी जो दक्षिण साउथ के लोग तर्क दे रहे हैं, वह तर्क बिल्कुल गलत है, उनके फेवर में है, इसलिए तर्क दे रहे हैं, वरना पूरा सच वह नहीं है। विधानसभा चुनाव आने वाला और इस तरह की बात विचारों में चलती है, क्या इस बात की आशंका फिर से हो रही है? देखिए, आशंका
आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था। देश भर का चुनाव था, देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव, देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो वैसी भूल न हो, इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है, इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। सुषमा जी, आपने एक नया मुहिम शुरू किया है, लेकिन इससे पहले आपने एक मुहिम चलाया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उस मुहिम का क्या होगा? अरे भैया, वो भी एजेंडा में। आप कागज बांटे नहीं है क्या ऊपर कि पहले ना बांटना चाहिए? रखिए, उसमें है चर्चा, वह भी है। लेकिन उस पर भी जब मौका मिलता है, हम तो पार्लियामेंट में अभी सत्र चल रहा था कॉलेजियम सिस्टम पर, वहां भी बोले। अभी प्रधानमंत्री जी हम आए थे मधुबनी में, उनके मंच से भी हम वह विषय बोले। वह विषय है, और उस विषय पर अब हम क्या, राष्ट्रपति जी बोल रही है, राष्ट्रपति जी ने कहा है उस विषय पर, तो उपराष्ट्रपति जी अब बोल रहे हैं। तो वह मुहिम तो धीरे धीरे रंग अब ला रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो उस पर भी मुकाम तक पहुंचेगी मुहिम। विराज जी के फेवर में कुछ नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? अब किसी व्यक्ति विशेष का क्या है नहीं है, तो आप उनसे पूछिए, उस पर हम क्या जवाब। सर, क्या बिहार बीजेपी का कंट्रोल मोदी के हाथों में नहीं रहा? नहीं, आप बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी, कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उससे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान। यही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। हम दल की बात, दल नहीं, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई, आप जाइए ना शाहबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहां स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां ओरिजिनल लोग हैं, वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे शाहबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहां पता चले, क्योंकि वोटिंग तो वही होता है। बीजेपी 100% समझ रही है, बीजेपी 100% समझ रही है। बीजेपी